ये जो आंकड़ों की आपने सूची देखी, ये CSDS के पोस्ट पोल सर्वे की है, उत्तर प्रदेश के पोस्ट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव की। ये सूची हमने आपको इसलिए दिखाई कि समाजवादी पार्टी की रणनीति में इसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, समाजवादी पार्टी की जो इलेक्शन वार रूम है, जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें इसका नज़र खूब आ रहा है। सर्वे ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के जो गौर जाटो दलित थे, उसमें से 56% इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए थे लोकसभा चुनाव में। और इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में बड़ा हिस्सा तो समाजवादी पार्टी का ही था। 80 लोकसभा सीटों में उसने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी थी और एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस भदोही की सीट पर उन्होंने टिकट दिया था। कहने का मतलब यह है कि क्या समाजवादी पार्टी इसी आंकड़े को विश्लेषित करते हुए सामान्य सीटों पर उत्तर प्रदेश के दलित प्रत्याशी ढूंढ रही है। ऐसे कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं जो दलित समुदाय से आते हों। अभी फोकस फिलहाल गैर जाटो दलितों पर है, क्योंकि जाटो वर्ग के दलितों का बड़ा समर्थन अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ माना जाता है। एनडीए में भी उनका कुछ हिस्सा जाता है लोक लुभावनी योजनाओं के कारण, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर पूरा जोर लगा रही है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 45 तक टिकट दिए जा सकते हैं, लेकिन 45 टिकट तो शायद ना दिए जाएं, क्योंकि 85 तो सुरक्षित सीटें हैं। तो 85 सीटों पर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी होंगे, और अगर 45 सामान्य सीटों पर भी दिए गए जाएंगे टिकट, तो ये आंकड़ा 130 सीटों तक पहुंच जाता है। और 403 सीटों में 130 सीटों पर दलित वर्ग के प्रत्याशी लड़ाने पर ओबीसी और सामान्य वर्ग के कितने प्रत्याशी लड़ेंगे ये है। लेकिन ये कवायद चल रही है और ये तय लग रहा है समाजवादी पार्टी के, अगर अंदर के सूत्रों की, राजनीतिक विश्लेषकों की माने, कि वो सामान्य सीटों पर एक अच्छी खासी संख्या में 85 टिकट तो वो देगी ही जो सुरक्षित सीटें हैं, क्योंकि वहाँ से दलित वर्ग का ही प्रत्याशी लड़ सकता है। इसके अलावा सामान्य सीटों पर भी वो दलित वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। और उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता में गैर जाटो जो बिरादरियां हैं दलितों की, जैसे कि पासी, जैसे कि खटिक, जैसे कि वाल्मीकि, और भी तमाम सारी जातियां हैं, कुछ लोअर ओबीसीज की जातियां भी हैं, उनके प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं जो कि सामान्य सीटों पर लड़े। समाजवादी पार्टी का एक खेमा मानता है, उसने पूरी एक ऐसी लिस्टिंग की है उन सीटों की। अब ये आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण, चूँकि एक हर सीट का सर्वे ये एक पैटर्न बन चुका है और लगभग हर पार्टी ये करती ही है। समाजवादी पार्टी उन सीटों को सबसे पहले चिन्हित कर रही है जिन सीटों पर 50,000 से ज़्यादा जाटो या 50,000 से ज़्यादा पासी मतदाता है। कोई ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर वाल्मीकि मतदाता भी ठीक ठाक संख्या में है या खटिक मतदाता हैं। और सबसे पहले ये सूची तैयार की जा रही है कि 50,000 से ज़्यादा जाटो वाले और 50,000 से ज़्यादा पासी समुदाय वाले सीटों पर कैंडिडेट ढूंढा जाए। जैसा कि कहा मैंने कि पहले भी, कि जाटो समुदाय चूँकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद भी उसके नेता हैं, कुछ वोट एनडीए में जाता है, उसके पास भी नेता हैं। और पासी समुदाय का चूँकि लोकसभा चुनाव में समर्थन मिला भी था समाजवादी पार्टी को, तो इस वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं। कुछ लोगों को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है, जैसे कि इंद्रजीत सरोज, जो कि बसपा से सपा में आए हैं, विधायक थे, उनके बेटे इस समय सांसद हैं, लोकसभा चुनाव में भी उनकी खासी भूमिका थी। और प्रयागराज वाली बेल्ट में, अवध वाली बेल्ट में कई सारे पासी सांसदों ने समाजवादी पार्टी की विजय हासिल की थी और वोट मिला था। तो हो सकता है कि आपको सामान्य सीटों पर भी अवध के इलाके में, प्रयागराज या उन्नाव की कटरी में, जहां पर पासी समुदाय बहुतायत संख्या में है, वहां पर आपको सामान्य सीट पर भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई पासी बिरादरी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता हुआ दिखे। अभी तो टिकट पर तैयारी ही चल रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि जाटो मतदाता बसपा के साथ है या समाजवादी पार्टी को वो कम वोट करता है, तो जाटों पर बिल्कुल फोकस भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं पर अगर जाएंगे, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए ज़रा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि समाजवादी पार्टी कम से कम जो मुरादाबाद के बाद मेरठ वाली बेल्ट है, सहारनपुर की, इन हिस्सों में समाजवादी पार्टी के पास वहाँ पर यादव मुस्लिम समीकरण उसका नहीं बनता है। उसने कोशिश की है, सबसे पहले तो उसने गुर्जर समुदाय में दादरी में गुर्जर रैली अखिलेश यादव ने की है और गुर्जरों को जोड़ना है, लेकिन गुर्जर तो भारतीय जनता पार्टी भी गुर्जरों के लिए प्रयास कर ही रही है। सोमेंद्र तोमर को प्रमोट कर दिया गया है, नवाब सिंह को पश्चिम का प्रभारी बना दिया गया है, तब फिर
और वैसे भी बहुत सारे गुर्जर नेता, नंद किशोर गुर्जर, और गाजियाबाद और पूरी गौतम बुद्ध नगर की बुलंदशहर की बेल्ट में भाजपा के पास भी गुर्जर नेताओं की पूरी फौज है। तो गुर्जर जुड़ेंगे तो, लेकिन ये अभी इसको इस स्थिति को माना जा रहा है कि वहाँ पर गुर्जर समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते हैं जहाँ पर उनका प्रत्याशी रहेगा। लेकिन फिर इतने बड़े विधानसभा क्षेत्रों में सभी जगह तो गुर्जरों को टिकट नहीं दिया जा सकता। जाटों की संभावना इसलिए सीमित हुई है कि जयंत चौधरी लगातार एक्टिव भी हैं और भाजपा के साथ हैं। तो ऐसे में जाटों का एक बड़ा चंक तो भाजपा के साथ जा सकता है। इस बात को समाजवादी पार्टी भी मान रही है। तो उसका फोकस इस बार जाटों के बजाय गुर्जर बिरादरी पर है। लेकिन गुर्जर बिरादरी के बाद क्या रणनीति होगी, उसके लिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव का वही उदाहरण है कि मेरठ से जब सुनीता वर्मा, जो कि वहाँ एक समय बसपा में रहे कद्दावर, योगेश वर्मा की पत्नी है, और समाजवादी पार्टी से योगेश वर्मा जुड़े हैं, जाटों हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज भी योगेश वर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर भी बड़े जाटवों के नेता हैं। बाकी बहन जी तो ही हैं, सर्वोपरि जाटो समाज के नेता, दलित समाज के नेता। तो ये रणनीति भी समाजवादी पार्टी अपना रही है। और पश्चिम की कुछ एक सीटों पर हो सकता है कि वहाँ पर आपको कोई सैनी, पाल, कश्यप, इन ओबीसीज के साथ जाटो बिरादरी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ते दिखें। सामान्य सीटों पर समाजवादी पार्टी ऐसी सीटें चिन्हित कर रही है और हो सकता है इनकी संख्या 15-20 भी हो। 30 तक तो लोग कह रहे हैं कि 30 तक टिकट देंगे। इससे सोशल मैसेजिंग भी होगी और वो भी फोकस उन्हीं सीटों पर है जहां पर 50,000 से ज़्यादा जाटो और पासी बिरादरी है। पासी बिरादरी को ज़्यादा टिकट मिल सकते हैं क्योंकि उनके वोट आए भी हैं, समाजवादी पार्टी से पहले भी जुड़ा रहा है। और जाटो समुदाय को उस जगह पर, जैसे योगेश वर्मा, जैसे हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर ये माना जा रहा है कि वहाँ पर योगेश वर्मा के कैंडिडेट को वो लड़ सकते हैं या कोई और पत्नी को लड़ा सकते हैं या उनकी पसंद के कुछ टिकट चिन्हित कर सकते हैं समाजवादी पार्टी जहाँ पर उनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। अब यही रणनीति, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अपेक्षाकृत थोड़ी सी वैसे भी मजबूत है क्योंकि वहाँ ओबीसी समुदाय का समर्थन, यादव मुसलमान समर्थन, एक साइजेबल आबादी है और उनका कैंडिडेट फाइट में आ ही जाता है। वहाँ पर भी जोड़ने की कोशिश है और ये वो सीटें चिन्हित की जा रही हैं जहाँ दलित आबादी ज़्यादा है थोड़ी सी, और हो सकता है कि वहाँ पर भी ये प्रयोग किया जाए और पूर्वांचल की कुछ सीटों पर भी आपको दलित प्रत्याशी मिल जाए। यानी कि अब इसमें यह भी है कि इससे कुछ सुगबुगाहट भी निकलती है। सुगबुगाहट ये निकल रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बातें चल ही रही हैं। कभी कभी लगता है कि वो अंत में होकर ही रहेगा और कभी कभी नेताओं के बयान से लगता है कि वो टूट सकता है। अभी राजेंद्र पाल गौतम, जो कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, वो भी जाटो समुदाय से आते हैं, पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली में सक्रिय रहे थे। उनके यूपी कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वो थोड़ा एक्टिव भी हैं, नए सिरे से बयानबाजी कर रहे हैं। मायावती के प्रति उनके बयान ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक रहते हैं। और अगर ये माना जाता है कि वो उन नेताओं में से हैं कांग्रेस के जो ये चाहते हैं कि सपा के बजाय बहुजन समाज पार्टी से अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो बात बन जाए। तो राजनीति में तो खैर कुछ भी संभव है, तो कुछ भी हो सकता है। तो शायद सपा इस स्थिति के लिए भी तैयारी कर रही है कि कांग्रेस से उसका गठबंधन ना हो तो भी वो कम से कम दलित समुदाय का जो वोट उसके पक्ष में आया था, 56% के आसपास गैर जाटो बिरादरी ने उसको वोट किया था, जाटो बिरादरी ने भी कुछ वोट किया था, संविधान बचाव का नैरेटिव थोड़ा ज़्यादा चला था, उसे जोड़ ले। अब चंद्रशेखर जैसे लोग भी एक्टिव हैं और वो भी, उन्होंने भी चूँकि नगीना की सीट जीती और जाटो युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। तो अगर कांग्रेस नहीं आई तब ये रणनीति हो सकती है। और एक रणनीति ये भी है कि हो सकता है कांग्रेस के साथ गठबंधन रहे। अनुसूचित जातियों को जोड़ने के लिए कांग्रेस प्रयास कर ही रही है, राजेंद्र पाल गौतम उसका उदाहरण है। और एक सूरत ये भी हो सकती है कि अगर कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के कुछ नेता ये प्रयास कर ही रहे हैं, इमरान मसूद जैसे, कि कांग्रेस के साथ साथ चंद्रशेखर भी आए और चंद्रशेखर अगर आए तो कुछ सीटें उनको भी मिले, कुछ सीटों पर बात बन जाएगी जो वो चाहते होंगे। तब स्थिति दूसरी होगी, तब समाजवादी पार्टी शायद इस रणनीति से थोड़ा पीछे हटे क्योंकि कुछ सीटें कांग्रेस को देनी होंगी। कांग्रेस के आने से ये मैसेज थोड़ा जा सकता है कि अनुसूचित जाति में जो और मुसलमानों में ये बढ़े कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी तैयारी तो कर रही है, लेकिन ये उम्मीद रखना कि 2024 के चुनाव में, क्योंकि संविधान बचाओ का नैरेटिव था और उसमें जाटो मतदाता भी कहीं कहीं पर, जैसे इटावा से जितेंद्र दोहरे चुनाव जीत गए थे और उन्हें कहते हैं कि अच्छी संख्या में जाटो समुदाय का भी समर्थन मिला था। ये कितना हो पाएगा ये देखने वाली बात है।
ज़मीन पर जाएंगे तो हालात वैसे तो नहीं है जैसे लोकसभा चुनाव के समय थे, क्योंकि उस समय 400 पार के बाद संविधान बदलने, संविधान बचाने का नैरेटिव खूब चला था और अब ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से पूरे नैरेटिव को फिर से नियंत्रित करना शुरू किया है। तो लेकिन समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है, सबसे ज़्यादा फोकस उसका पासी बिरादरी पर है। सेंट्रल यूपी में, अवध के इलाकों में और पश्चिमी यूपी में वो ऐसी सीटें ढूंढ रही है जहाँ पर उनका गुर्जर मुसलमान समीकरण कुछ सीटों पर बन जाए, कुछ जगहों पर अगर दलितों की वजह से बन रहा हो तो जाटो मुसलमान समीकरण भी बन जाए। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर गठबंधन की सूरत बनती है तो कुछ और सूरत हो सकती है, लेकिन सपा अगर अकेले चुनाव में जाती है तो दलित प्रत्याशी आपको सामान्य सीटों पर लड़ते दिखें और ये हो सकता है 20-25 से ज़्यादा भी हो। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर नए किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।